नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, स्क्रीन के सामने आप देख ही पा रहे होंगे कि आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री। और उत्तराखंड हिस्ट्री के रिगार्डिंग जितनी भी बुक उत्तराखंड में पब्लिश हुई हैं, उन सभी बुक्स के लगभग सारे फैक्टों को इस सीरीज के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, इन फैक्टों की तर्ज पर ही आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको खाली इतना काम करना है यार कि यूट्यूब में डेडिकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर जितनी भी वीडियो उत्तराखंड हिस्ट्री के रिगार्डिंग पड़ेंगी उन सभी को देखना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई भी फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर हर फैक्ट को समझा कर पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, जिन फैक्टों में समझाने की आवश्यकता नहीं होगी वहां पर आपको ट्रिकों के माध्यम से भी उन फैक्टों को याद करवाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप इस सीरीज और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 चरणों में समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका प्राचीन काल, दूसरा आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों कालों को हम अलग अलग समझेंगे। प्राचीन काल को ही प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या था? तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था और इस समय के साक्ष्य हमें गुफा चित्र, शैल चित्र व अन्य प्रकार के चित्रों से प्राप्त होते हैं। तो आपको समझना होगा कि अगर मानव को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है तो अपनी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से व्यक्त करेगा? तो इन चित्रों के माध्यम से व्यक्त करेगा। तो इसीलिए इस समय के प्रमाण हमें किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? तो इन चित्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, दूसरा आता है हम आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल के समय तक मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हो गया था। तो इसलिए इस काल की जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों, वेद पुराण, रामायण महाभारत, बौद्ध साहित्य जैसे आदि ग्रंथों से प्राप्त होती है। इस काल का प्रधान स्रोत साहित्य होने के साथ साथ इसके साथ ही कई प्रकार के लेख जैसे शिलालेख भी हमें प्राप्त हुए और गुहा लेख भी प्राप्त हुए। तो इन सभी शिलालेख और गुहा लेख की जानकारी हम आद्य ऐतिहासिक काल में समझेंगे। और लास्ट में हम आएंगे ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल को भी हम 3 चरणों में विभाजित कर लेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन काल में हम समझेंगे कुणिंद वंश, कुषाण वंश, कर्तृपुर राजवंश, नागवंश, यदुवंश, मौखरी वंश, हर्षकाल, पौरव वंश और कार्तिकेयपुर की जानकारी को। इसके बाद आएंगे हम मध्यकाल में। तो मध्यकाल में हम 2 वंशों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका चंदवंश और दूसरा है आपका पंवार या फिर परमार वंश। और अंत में आएंगे हम आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे गोरखा शासन, अंग्रेजी शासन और टिहरी रियासत और पृथक राज्य निर्माण हेतु आंदोलन के इतिहास को। तो दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पर पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो यहीं से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मिसलेनियस फैक्ट्स जो आपके हैं ये बाद में छूट जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए गुहा चित्र, शैल चित्र आदि चित्रों के माध्यम से इस काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें जो पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो हेनवुड को माना जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। अब हेनवुड को क्यों माना जाता है? तो हेनवुड के द्वारा 1856 में देवीधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की गई थी, इसीलिए हेनवुड को उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। और इस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे ये थे आपके लॉर्ड कर्जन, जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। इसके बाद दोस्तों, हेनवुड के पश्चात एक और पुरातत्वविद उत्तराखंड आए जिनका नाम था रिबेट कार्नक। तो रिबेट कार्नक के द्वारा 1877 में अल्मोड़ा के द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज की गई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कार्नक के द्वारा की गई। और कहाँ से की गई? तो द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर जो आपका कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। तो दोस्तों, लास्ट जो यहाँ पर मिसलेनियस फैक्ट आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है? तो लौह फलक है। उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट याद भी हो रहे होंगे साथ साथ में। तो दोस्तों, फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड पुरातत्व का जनक हेनवुड ने 1856 में किसी खोज की? तो देवीधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। इसके बाद 1877 में रिबेट कार्नक के द्वारा महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज की गई। और कहाँ से की गई? तो द्वाराहाट, अल्मोड़ा, चंद्रेश्वर मंदिर से। और उत्तराखंड में प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है? तो लौह फलक है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों की। तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों को हम
जनपदवार पढ़ेंगे कि कौन से जिले में कौन कौन से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जिला है यह पड़ता है आपका अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में कौन कौन से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं इसको समझ लेते हैं। तो इसमें मल्ला पिनौली हो गया, लाखू गुफा हो गया, लोएथाप हो गया, रामगंगा घाटी हो गया, पेटसाल, फड़कानौली, कालामाटी, कसार देवी, फलसीमा, ये सारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल अल्मोड़ा जनपद में हैं। और इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं जो मेरे द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों कि अल्मोड़ा के मल्ल लाला राम के पेट में फड़क रहा है काला रसदार फल। तो क्या इस ट्रिक का मतलब है, पहले समझ लेते हैं। तो अल्मोड़ा में हो गया अल्मोड़ा जिला, मल्ल से हो गया मल्ला पिनौली, ला अब पहले ला से है लाखू और दूसरे से है लोएथाप। तो समझ रहे हैं आप, अल्मोड़ा के मल्ल से हो गया मल्ला पिनौली, पहले ला से हो गया लाखू गुफा, दूसरे ला से हो गया लोएथाप, दूसरे से हो गया लोएथाप। राम का मतलब रामगंगा घाटी, पेट का मतलब पेटसाल, फड़क का मतलब फड़कानौली, काला का मतलब काला माटी, रसदार का मतलब कसार। इसको थोड़ा याद रखेंगे, रसदार क्या है, कसार, रसदार कसार। तो इस तरीके से, और फल का मतलब है फलसीमा। तो ये सारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। और एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर भी है, जहां से रिबेट कार्नक को 1877 में महास्म आकृतियों की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। तो आप इनको समझ सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि अल्मोड़ा के मल्ल लाला राम के पेट में फड़क रहा है काला रसदार फल। तो आप ये ट्रिक याद भी कर सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए अब इस जनपद में जितने भी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं इनकी डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे सबसे पहले लाखू गुफा की। तो दोस्तों लाखू गुफा की खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा की गई थी। यह फैक्ट प्रीवियस पेपरों में कई बार पूछा भी गया है, आप इस फैक्ट को नोट डाउन जरूर करेंगे। सुयाल नदी के तट पर यह गुफा स्थित है। प्रीवियस पेपर में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट में हुआ था कि लाखू गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप इस प्रकार के फैक्ट को नहीं भूलेंगे। और क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मानव तथा पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं और नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय भी इस गुफा में मौजूद है। तो आप इन फैक्टों को नहीं भूलेंगे। और जो मुख्य विषय है लाखू गुफा का वो है सामूहिक नृत्य। तो ये क्वेश्चन इन फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुफा का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है, तो कौन सी गुफा है, लाखू गुफा है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट गुफा की तरफ। नेक्स्ट गुफा जो आपकी स्क्रीन के सामने है यह है आपकी लोएथाप। तो दोस्तों लोएथाप में हमें क्या प्राप्त हुआ है इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ के शैलचित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और लाल रंग से चित्रित 3 शिलाश्रय भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जहाँ पर दोस्तों ये कलर पूछा जाता है, ये फैक्ट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो कलर वाइज भी आपको वहाँ पर फैक्ट पूछे गए हैं कि लाल रंग के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कत्थई रंग के, नीले रंग के, सफ़ेद रंग के। इस प्रकार के फैक्ट बार बार आयोग आपसे पूछता रहता है। तो आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, मानव जब शिकार करेगा तो क्या निकलेगा भैया, लोए पहाड़ी में कहा जाता है खून को, तो खून का कलर कैसा होता है, लाल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, मानव जब शिकार करेगा तो लोए निकलेगा और लोए का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गुफा की तरफ। नेक्स्ट गुफा जो आपकी है वो है पेटसाल, जिसकी खोज 1989 में यशोधर मटपाल के द्वारा की गई थी और फिर से यहाँ पर कलर आया है। तो कत्थई रंग की मानवाकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, दोनों गुफाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कत्थई रंग की मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो पेटसाल से हुई है। और लाल रंग की मानवाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोएथाप से हुई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारा जो जुड़ा हुआ है वो फड़कानौली से जुड़ा हुआ है। तो फड़कानौली की खोज भी 1985 में यशोधर मटपाल जी के द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पेटसाल की खोज भी किसके द्वारा की गई थी, यशोधर मटपाल जी के द्वारा की गई थी 1989 में। और फड़कानौली की खोज भी किसके द्वारा की गई है, यशोधर मटपाल जी के द्वारा ही की गई है। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो प्रागैतिहासिक काल के 3 शिलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, 1985 में यशोधर मटपाल और क्या प्राप्त हुआ है, 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के। उसके बाद हम नेक्स्ट गुफा की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका फलसीमा। फलसीमा से क्या प्राप्त हुआ है, योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र व मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर एक नया फैक्ट जो जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है योग तथा नृत्य। अब आपसे ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस गुफा में योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र अंकित किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फल। तो याद कैसे कर सकते हैं कि जब हम योग करेंगे भैया तो योग का हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा।
तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रागैतिहासिक कालीन स्थल की तरफ। तो नेक्स्ट प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थल है आपका वो है दोस्तों आपका कसार देवी। तो दोस्तों कसार देवी से संबंधित बहुत सारे फैक्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि 14 नर्तकों का शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कसार देवी से प्राप्त हुआ है। अब ये फैक्ट भी पूछा जाता है कि कसार देवी कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फैक्ट रामगंगा घाटी से संबंधित है। तो रामगंगा घाटी की खोज भी दोस्तों यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। अब क्या इसकी विशेषता है? तो यहाँ से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं और इस घाटी से 73 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कप मार्क्स, अब यहाँ से आपको एक इमेज दिख रही है दोस्तों, तो कप मार्क्स इसे ही कहते हैं। तो 73 कप मार्क्स यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का जो प्रमुख स्थल है वो है मेहरू उडियार। तो आपसे ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेहरू उडियार कहाँ स्थित है, तो रामगंगा घाटी में स्थित है। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1877 में द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में महास्म संस्कृति की आकृतियां प्राप्त हुई है। अब इन आकृतियों की जो संख्या है ये है 204। इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों हमने लगातार फैक्ट ऐड करते जाने हैं। अब जब तक हम फैक्टों को ऐड नहीं करेंगे तब तक आप नया नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों ये थे जितने भी अल्मोड़ा में प्रागैतिहासिक कालीन स्थल थे उनकी कंप्लीट डिटेल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपको मैंने अल्मोड़ा जिले और प्रागैतिहासिक काल की जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड में अदर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। तो आप नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो यार तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।